तो देखा बाबा कुछ मंत्र तंत्र कर रहे थे। आग जली हुई थी, बहुत सा सामान रखा हुआ था जिसमें इंसान की खोपड़ी भी रखी थी। एक नवजात लड़की की लाश थी। कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे। ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है। खींचते खींचते फिर से उस खंडर में लाकर मुझे पटक दिया। यह किसने किया मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर से मुझे किसी ने खींचा। बात है 1 साल पुरानी। रोहन अपने पिछले गांव से दूर शहर में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। रोहन की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मुझे तो अपने गांव से जरा भी प्यार नहीं है, पर मेरी ख्वाहिशें और बढ़ गई है और आगे चलकर अमेरिका जाकर बसने की तैयारी कर रहा हूं। वहां भी जाकर टैक्सी ही चलानी है, क्योंकि बाकी कुछ मुझे तो आता नहीं है। अमेरिका का वीजा पाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा था। एक बार पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार के लिए ट्राई किया, पर उसमें बहुत पैसे भी लगे और मिलने की गारंटी भी नहीं थी। अगर वीजा मिला भी तो अमेरिका जाने के लिए और बसने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। तो रोहन ने पिताजी से लड़ झगड़ कर गांव की हमारी एक पुरखों की जमीन बेचने के लिए मना लिया था। उसी के लिए रोहन बहुत सालों बाद गांव आया था। पहले अपने घर गया और फिर से बहुत झगड़ा किया, क्योंकि पिताजी फिर से जमीन बेचने के लिए नाटक करने लगे थे। ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो। क्या फायदा है उस जमीन पर? खेती बाड़ी तो अब होती नहीं आपसे ना। मैं वहां कभी नहीं खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है। पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर बेटा वहाँ हमारा पुराना मकान है और पानी के कुएं हैं। क्या पिताजी, उस खंडर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडर के लिए आप जमीन नहीं बेचोगे? मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस घर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस 3rd क्लास खंडर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा वह घर पहले अच्छा था, अभी भी दीवारें छत मौजूद हैं। वह मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहाँ अच्छा सा मंदिर भी बनवा सकते हैं, और तो और खेत के अलावा उस घर में कुएं भी हैं 2-2। कुओं का क्या अचार डालना है? अरे खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वह तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर के उस कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को रोहन गांव के देसी ठेके पर शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा, यही सोच रहा था कि तभी रोहन को लगा कि कोई देख रहा है। रोहन आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेका बंद हुआ और रोहन घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। रोहन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई रोहन मेरे पीछे आ रहा हो। रोहन बार बार पीछे मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब रोहन को डर लगने लगा। रोहन ने आवाज दी, कौन है वहां? और तभी अंधेरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। तभी अचानक से रोहन के सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वो बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। रोहन जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो?
तभी उस साधु बाबा के चेहरे पर हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल मदन की बीवी सरिता तुम्हारी जमीन खरीदने आएगी और जमीन के लिए 20 लाख देगी। कल 10 लाख रुपए देगी और बाकी पैसे बाद में। ये बोलकर वो अचानक से गायब हो गया। रोहन हक्का बक्का रह गया और बोला, इसे मेरे मन की बात कैसे पता? यह है कौन? कहाँ गायब हो गया? मुझे लगा शराब का असर होगा। फिर मैं घर जाकर सो गया और दूसरे दिन सच में मदन की बीवी आई थी। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे वाइट में देने का वादा करके चली गई। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था। फिर रोहन दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वो मिला ही नहीं। रोहन रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से रोहन को वही वहम होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब मैं ठेके से निकला तो फिर से वहीं किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। रोहन हकलाते हुए बोला, तुम फिर से? तुम्हें कैसे पता मेरे मन की बात? तुम कौन हो? वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और बोला, कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आएगा तुझे। इतना कहकर साधु बाबा फिर से गायब हो गया। रोहन फिर से शॉक हो गया और बोला, इसे कैसे यह सब पता है कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है? अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरी जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती है? ये सब रोहन बार बार सोचने लगा। रात को फिर से रोहन उस रास्ते पर गया जहां वो बाबा मिला था। रोहन ने बाबा से पूछा, बाबा, आप क्या चीज हो? आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप दूसरों के बारे में इतना जान सकते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह एक अघोरी सिद्धि है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अब अमेरिका जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया है ना। बाबा की बात तो सही थी, पर अब मुझे अमेरिका और जमीन बेचने से ज्यादा यह सिद्धि प्राप्त करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अमेरिका जाकर टैक्सी क्यों चलाऊंगा? अमेरिका के लोगों को उनका भविष्य बताकर बहुत पैसे कमाऊं, दुनिया घूम पाऊंगा। बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बाबा से कहा, अब नहीं बाबा, अमेरिका तो जाऊंगा ही, पर मुझे यह सिद्धि चाहिए। बाबा ने रोहन की तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए? यह सिद्धि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। बाबा, यह आपको तो भूत भविष्य सब दिखाता है। मैं समझ गया बाबा, मेरी जिंदगी में और भी तो कठिनाइयां हैं। हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूंगा। यह सिद्धि मिलने के बाद कठिनाइयां कम नहीं होती, बढ़ भी सकती है। सोच लो। बाबा के सवाल पर बिना सोचे ही रोहन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं देख लूंगा। मुझे बस ये सिद्धि चाहिए। यह बहुत शक्तिशाली सिद्धि है। यह अगर ठीक से प्राप्त न कर पाए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। अब रोहन भी जोश में आ गया। पता है इस बाबा के पास सिद्धि है, पर यह साला मुझसे शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए बातें बना रहा है। लगता है पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। तभी बाबा जोर से बोले, यह पैसे मेरे लिए मिट्टी समान है मूर्ख। मैं हैरान रह गया। बाबा को मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही थी। अमेरिका जाकर इस सिद्धि के बुलबुले पर तुम अमीर होना चाहते हो, पता है मुझे, पर यह इतना आसान नहीं है। अपने घर चले जाओ
जमीन बेचकर निकलो अमेरिका के लिए, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। यह सिद्धि तो जबरदस्त है। अब तो जो चाहे हो जाए, मुझे यह सिद्धि चाहिए। बाबा, मैं आपके हाथ पांव जोड़ता हूँ, मुझे यह सिद्धि चाहिए। रोहन ने बाबा से माफी मांगी और सिद्धि मुझे मिले इसके लिए प्रार्थना की। बाबा शांत होकर बोले, ठीक है, अमावस्या की रात को विधि शुरू करते हैं, पर यह सबके सामने नहीं कर पाएंगे। किसी सुनसान जगह में कल रात मिलना। पीने के अलावा पानी का इस्तेमाल मत करना, ना मुंह धोने के लिए और ना ही नहाने के लिए। बिना किसी को बताए अमावस्या की रात किसी ऐसी जगह मिलना जहां लोगों का आना जाना न हो, खुफिया हो, शमशान या फिर जंगल हो। अब लोगों के आने जाने से इतना खुफिया जगह तो रहा नहीं था। शमशान में भी आए दिन किसी गांव वाले की चिता जलाने के लिए लोग आते ही रहते थे। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खुफिया तरीके से साधना कर सके और सिद्धि मिल सके? फिर मेरे दिमाग में आया, मैं जो जमीन बेचने वाला हूं, उस खेत में साधना कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपने खेत में जो चाहे करूं, कौन है पूछने वाला। फिर रोहन ने बाबा को खेत दिखाया। खेत के पास कुआं भी था। वो देखकर साधु बाबा खुश हुए और अमावस वाली रात को रोहन को खेत वाले कुएं के पास आने के लिए कहा। साथ में बहुत सारा चावल लेकर आने के लिए बोला और पानी को बिल्कुल भी छूना नहीं है। इस बात को फिर से दोहराया। अब मैं खुश होकर अमावस्या का इंतजार करने लगा। 4 दिन बाद अमावस्या थी। सुबह उठ के बिना हाथ पांव मुंह धोए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। ऐसे बर्ताव के लिए पिताजी डांटने लगे, पर उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता था। रात को सबके सोने के बाद मैं खेत में पहुंचा तो देखा बाबा कुछ मंत्र तंत्र कर रहे थे। आग जली हुई थी। बहुत सा सामान रखा हुआ था, जिसमें इंसान की खोपड़ी भी रखी थी। एक नवजात लड़की की लाश थी। कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे। फिर किसी जानवर का मांस, कुमकुम और ना जाने क्या कुछ था। उन्होंने एक आधी टूटी खोपड़ी में खून भर दिया। यह खून इंसान का था या जानवर का, यह मुझे समझ नहीं आया। मैं तो वह सब देखकर ही डर गया था। एक पल के लिए यह भी सोचा कि यहां से भाग जाऊं, कि तभी बाबा ने पूछा, क्या तुम सच में यहां से भागना चाहते हो? मैं यह सवाल सुनकर चुप हो गया। बाबा ने फिर से मेरे मन की बात सुन ली थी। बाबा ने कहा, अगर तुम यह नहीं सह सकते तो अभी बता दो, क्योंकि साधना शुरू होने के बाद बीच में रुक नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते हो। इसका असर ज्यादा भयानक हो सकता है। रोहन सोचने लगा। मेरी जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। अमेरिका का वीजा मिल गया था। पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या इस चक्कर में पढ़ना चाहिए? जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुमने ही जिद की, इसलिए मैं यह सिद्धि तुम्हें देने आया था। पर अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अगर पूरी लगन से तुमने सारे विधि नहीं किए तो यह सिद्धि तुम्हारे लिए नर्क का द्वार बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। इसलिए फिर से सोच लो। अगर यह नहीं सह सकते तो लौट जाओ। यही हमारी आखिरी मुलाकात है। रोहन अब पूरी तरह से डर गया था कि तभी रोहन सोचता है, अगर आज मैं डर गया तो एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होने से मैं हमेशा दूर हो जाऊंगा। लोगों की मन की बात जानना, उनके भेद जानकर उनसे अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पर कंट्रोल करना, ताकत देने वाली सिद्धि को मैं नहीं जाने दे सकता। मौका होते हुए भी अपने भट्टू होने की वजह से
मैं एक बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता हूं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर ली जाए, मुझे सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने आग जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू किया और रोहन को अपने सामने बिठा दिया। साधना के बीच में वो रोहन कभी कभी कुमकुम छिड़कते तो कभी काली राख, कभी उस खोपड़ी में राख खून भी डकते। बाबा की विधि शुरू होते ही धुआं धुआं होने लगा। वैसे रोहन को लगने लगा हम दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं। वो तो भरते धुएं से बड़े डरावने चेहरे दिखने लगे थे। मुझे बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी पल में उल्टी कर दूंगा। फिर सारा धुआं उस बच्चे के लाश में चला जाने लगा। आग की लपटें बढ़ने लगी। सामने पड़ी बच्चे की लाश थरथराने लगी। खोपड़ी में रखा खून उबलने लगा। मैं डर से कांप रहा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब मुझे सिद्धि मिलने वाली थी। विधि खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने मुझसे मंगाए हुए चावल का बड़ा ढेर उस बच्चे के लाश पर डाल दिया। उस चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था कि तभी वो बाबा ने मुझे वो चावल दिए और बोले, लो, इसे खा लो। रोहन की ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा खाओ। इससे अब रोहन पीछे नहीं हट सकता था। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना भी नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और यह चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ और देखो मछलियां कैसी खाती है। जिस दिन मछलियां चावल को मुंह लगाना बंद कर दे, उस दिन समझना तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वह बाबा ना उनका कोई सामान। बस दिया हुआ वह गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख न ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वह छुपा दिया और अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर पिताजी डर गए। वह पूछने लगे, अरे क्या हुआ है तुम्हें मेरे बेटे? मैंने दूर से ही उन्हें कहा, अब आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। जमीन बिक गई है, अब उस तरफ गलती से भी मत जाइएगा। मैं अभी शहर के लिए निकल रहा हूं। गुड बाय। ये कहकर रोहन वापस खेत में गया और कहा, यह जरूरी था, वरना मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए खेत में आ जाते तो सारा भांडा फूट जाता। खेत में आने के बाद मैंने चावल का एक छोटा हिस्सा मछलियों को खिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए निकल पड़ा, पर खेत वाले कुएं पर गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरे बाप की खेत वाला कुआं गांव वालों को देने की वजह से यह प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या करूं, उन औरतों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस खंडहर वाले घर में आकर बैठ गया। तभी मुझे याद आया, खंडहर वाले इस घर में भी तो एक कुआं है, वो किस दिन काम आएगा। मैं खुश हो गया। मैं चावल लेकर घर के कुएं की ओर बढ़ा। कुएं में जाकर देखा, ज्यादा पानी नहीं था, पर मछलियां थी। मैंने चावल फेंका, मछलियां उसे झपट पड़ी। मैं खुश हो गया। फिर अगले कुछ दिन तक उस घटिया से घर में ही छुप के रहने लगा।
दिन गुजरते गए। इतने दिनों में ना रोहन पानी पिया, ना नहाया और ना मुंह धोया। रोहन के लिए वहाँ एक समस्या थी। हर रोज गंदा बदबूदार लाश पर पकाया हुआ खून भरा चावल खाना पड़ रहा था। 10 दिनों बाद चावल खत्म होने को आए। तब रोहन को महसूस हुआ कि चावल के नीचे कोई लाश ही नहीं थी। जहां तक मुझे याद था, बाबा ने बच्चे की लाश पर ही चावल रख कर पकाए थे। फिर वो लाश कहाँ गई? पता नहीं, कोई चमत्कार ही होगा। खून से सना खाना खाने के दिन खत्म हो गए थे। अब मैं सर्वशक्तिमान बनने की कगार पे था। फिर आया 13वां दिन। उस दिन सुबह उठते ही मुझे बहुत भारी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ या कंधे पर कोई बड़ा सा बोझ है। रोहन चावल का अंतिम हिस्सा उठाया और खंडहर के कुएं की तरफ गया। चावल कुएं में डाला और देखा तो हैरान हो गया। मछलियां आज चावल पर झपट नहीं पड़ी, बल्कि चावल से दूर भागने लगी थी। तभी अचानक हवाएं बदल गई। मैं यहाँ वहाँ देखने लगा। मेरे बदन में गर्माहट महसूस होने लगी। कान नाक से खून बहने लगा। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। मैं खंडहर वाले घर से बाहर भागने लगा तो अचानक मेरे पांव रुक गए। ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है। खींचते खींचते फिर से उस खंडहर में लाकर मुझे पटक दिया। यह किसने किया मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की। फिर से मुझे किसी ने खींचा। मैं परेशान हो गया। अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मैं इस घटिया घर में क्यों पड़ा हुआ हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की में से खेत में खड़े होकर एक आदमी को देखा और उसको अपनी तरफ बुलाया। उस आदमी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना ही उसे जानता था। उस आदमी के जरिए मैं पिताजी तक मेरी खबर देने की सोच रहा था, पर जैसे ही वह नजदीक आया, मेरे मुंह से अजीब बात निकली। मेरी आवाज मेरी नहीं थी। अजीब आवाज में मैंने कहा, बिरजू यादव की बेटी के साथ तुम आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें गांव वाले मार डालेंगे। वह आदमी डर गया और डर के मारे भाग गया। मैं हैरान हो गया, यह मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने उस आदमी का भूत भविष्य और मन की बात जान ली, पर यह वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। रोहन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसको सिद्धि तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो जिस खंडहर से नफरत करता था, अब उसको उसी खंडहर में रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।